वो देश के बड़े कवि जिसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज आप कोई टीवी खोल लीजिए, आज भारतवर्ष में कहीं भी हिंदी बोली सुनी और जानी जाती हो तो उस मंच का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ संचालन कर सकता है तो और कोई नहीं, आपके ही कुनबे के, आपके ही धर्म के, आपके ही कर्म के सबसे बड़े कवि सौरभ जैन सुमन जी होते हैं। मैं 4 पंक्ति से उस देश के बड़े कवि को बुलाना चाहता हूं और अगर मैंने सही पंक्तियों का चयन किया हो तो आपकी तालियां उनके मार्ग को प्रशस्त करेंगी। मेरे बड़े भाई सौरभ जैन सुमन जी, पंक्ति कहता हूं कि किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज़्यादा ज्ञान दे सकती हैं। किताबें वो होती हैं जो कम पन्नों में ज़्यादा ज्ञान दे सकती हैं। जूती वो होती है जो खुद छोटी हो बड़ा इंसान उठा सकती है। गागर वो होता है जो आगे बढ़ पूरा सागर भर सकता है। मित्र वो होता है जो आगे बढ़ मित्र के कष्ट हर सकता है। पति वो होता है जो हर तरह की पत्नी के अत्याचार सह सकता है। और कवि वो होता है जो कम शब्दों में बड़ी बात कह सकता है। जोरदार ताली बजाइए आप सौरभ जैन। मुझे ये लगा कि और पढ़ने वाला, लेकिन ये सिर्फ मुझे बुला करके चला गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार आपकी तालियां आ जाएं तो मैं आरंभ होना चाहता हूँ। जय जय। इतनी बजाओगे तो रहने दो फिर। पानी आ रहा है, बरसात शुरू हो गई। जब अच्छा काम होता है तो ऐसा हो जाता है। जो लोग भीग रहे हैं वो आगे आ जाएं ताकि हम भी आपकी तालियों में भीग सकें। आगे आ जाएं, यहाँ बिल्कुल सब सुरक्षित है। पीछे से सब लोग जो साइड्स में बैठे हुए हैं यहाँ आगे आ जाएं, पूरी व्यवस्था है बैठने की। आगे आ जाएं आप लोग। बारिश तो होनी थी, हाँ, मेघ आया। आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। इधर पूरा आगे बैठने का साधन है। देखिए, कल सुबह हम सब उठेंगे और मिल, क्यों कहते हैं, बोले जी पिछले दिनों नाटक हुआ था उसमें बुआ बन गई थी, तब से सारे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा तू परेशान मत हो, जब कवि सम्मेलन आरंभ होगा तो मैं मंच पर जाकर के सबको डांट दूंगा, कोई बुआ जी नहीं कहेगा। वो कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, बच्ची भी मेरे साथ स्टेज पर आ गई, मैं सीधा माइक पर आया और तमाम बच्चे ऐसे बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के माइक पर लाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसे कौन कौन बुआ जी कहता है, खड़े हो जाएं। इतना सुनना था कि सारे खड़े हो गए। अच्छा, एक बालक बैठा रहा जिसको देख करके मुझे ढाढ़स सी बंधी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। साहब वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबका फूफा लगता हूं। तो ये मामला कब बच्चे निपटा दें पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए बस आप लोग मेरे साथ रहें। दावा करता हूं कि फिर जितनी देर यात्रा करेंगे आप मेरे साथ करेंगे कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। आपकी तालियां आई, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगा था कि शायद अब बजेंगी नहीं, लेकिन अंकुर भैया आप बजाते रहे तो मुझे इसी बात में ढाढ़स है कि बंद रही हैं। मैं पंक्तियां देता हूं सुनना कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से। वो लोग एक बात कहते हैं कि सिवा अल्लाह की रजा के, सिवा खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। साहब हम भी ये बात कहते हैं कि सिवा खुदा की रजा के, अल्लाह की मर्जी के इस कायनात में एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। मैं ये वाली बात सिद्ध करता हूं और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सिद्ध सही किया है तो जो हाथ अब तक मौन थे मैं उनकी भी तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, अयोध्या खुदी राम निकले, मथुरा खुदी कृष्ण निकले, ज्ञान वापी खुदी महादेव निकले। साहब जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा विश्व देखेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ो जमीनों को खोदना, अपनी नस्लों को खोद लो, वहां भी हमारे पुरखे निकलेंगे, इस बात का भी दावा करता हूं। क्या बात है। ये बताएं अमर अकबर एंथनी किस किसने देखी है, एक बार हाथ उठाकर बताएं। सभी ने देखी है। तो आप सब जानते हैं कि बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल ही होता है। वाह,
जिंदाबाद। पंक्ति देता हूं और अब तालियां रोकना दावा करता हूं कि जो लोग कवि सम्मेलन यहां पर देशभक्ति की भावना से सुनने आए हैं, सनातन की भावना से सुनने आए हैं, शाश्वत धर्म की भावना से सुनने आए हैं, अब उनकी तालियां आमंत्रित करता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब खुदा भी बस आपकी तालियां कमजोर है साहब। अगर जैन समाज, ये मेरे सामने वो जैन समाज बैठा है साहब, अनामिका ने जब शुरू में वंदना पढ़ी तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये वो जैन समाज है जो सर्वाधिक टैक्स देता है। हो सकता है हम लोग संख्या बल में कम हो, लेकिन हम सर्वाधिक टैक्स देने वाले समाज हैं साहब। पूरे के पूरे हिंदुस्तान का 25% टैक्स हमारी जैन समाज देती है। हमें इस बात का गुरूर है। अगर ये जैन समाज अपने ऊपर ये ठान ले कि हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को जो कोई देखेगा, हम उसका विरोध ना किसी भी प्रकार की हिंसा से करेंगे, ना किसी अन्यत्र प्रकार के विरोध से करेंगे, बस टैक्स देना बंद कर देंगे। ये सरकार अगर चरणों में ना गिर जाए साहब, तब मुझसे बोलना आप अपनी ताकत को पहचाने। मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत। एक कविता मेरा मन है, मेरा मन तो कई छंद सुनाने का भी था, लेकिन क्योंकि रिमझिम बरसात हो रही है और उसके बाद मेरे बाद आप लोगों को अनामिका को भी सुनना है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या ये लोग पूरी रात, अंकुर भैया से मैंने पूछा, मैंने कहा ये लोग पूरी रात ऐसे ही बैठते हैं क्या? बोले हाँ, ये तो लड्डू चढ़ाने आए हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हम पे फूल ही चढ़ा के जाएंगे? तो बोले नहीं, ऐसा है, इनके लिए कमरों की व्यवस्था नहीं है, आज रात यहीं रुकेंगे। तो हम समझ गए। मैंने कहा आपने गन्ने से रस निकलता हुआ देखा? जब वो मशीन में पहला डलता है, जब पहला कवि आया था, तो वो झरझर करके बहता है, फिर उसे फोल्ड करके लगाते हैं। दूसरे तीसरे कवि की हालत वो थी। और मेरे तक आते आते कवि सम्मेलन ऐसा हो गया जैसे फूस बचती है ना लास्ट में, मैं उसमें नींबू फंसा करके कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप तालियां बजाएं तो मैं। जिंदाबाद। एक कविता मेरा मन है कि मैं सुना दूं आप लोगों को। मेरी पेन पोएट्री है, मेरी ये वो कविता है जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरी प्रतिनिधि रचना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन कौन सुनना चाहता है एक बार मुझे अपनी तालियों से बता दे। अच्छा, आप लोग जैनिज्म सुनना चाहते हैं तो मैं जैन धर्म की रचना भी अनामिका कह रही है कि सब सुनना चाहते हैं। एक्चुअली वो बचना चाह रही है अपने क्रम से, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी लेके आऊंगा, ये भी वादा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, नेताजी सुभाष आप तक पहुंचाता हूं। मैंने अगर कुछ अच्छा लिखा तो शायद ये कविता है। और मैं घमंड और गुरूर के साथ कहता हूं साहब, जब पहली बार इस मंच पर मेरे को आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने बुलाया था, तब मैं बहुत अजीब सी कविताएं लिखता था, लेकिन इस बड़े गांव का प्रताप, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद ऐसा था कि आज आप लोगों के समाज के नाम को कहीं लेकर के जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गौरव होना चाहिए कि मैं जैन समाज का और बड़े गांव का निकला हुआ हूं। मैं पंक्तियां, अनामिका ने एक बड़ी बात कही कि वो पंक्तियों को तीरथ कराने लाई हैं। आप विश्वास मानना, पूरे देश में कहीं भी जाते हैं तो हम कवि सम्मेलन में धनार्जन के भाव से जाते हैं, लेकिन जब जब बड़े गांव में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी कविताओं को तीरथ करवाने लेकर के आए हो। मैं तीरथ करवाना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि घोर अंधियार है, उजास मांगता है देश, एक शब्द नेताजी। आज अगर किसी को नेता कह देते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता को छलने वाला जरूर होगा, ये जनता को प्रताड़ित करने वाला जरूर होगा। और अगर ये दिल्ली का नेता हुआ तो ये राशन कार्ड भी बनाना जानता होगा। कहां से कहां तक हमारे नेतृत्व ने यात्रा की साहब। तब सौरभ कहता है, ये नेता शब्द आज तक केवल एक व्यक्ति के आगे फबा, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं पंक्तियां। कहीं मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों में हंडे हैं, कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। कि गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं, अधिकतर गुंडे हैं। तब मैं कहता हूं कि नेता शब्द जिसके आगे फबा, उसको समर्पित करता हूं। सुनिएगा
कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार। आपकी तालियां। शोले पिक्चर देखी है ना, उसमें वो कहता है ना कि जब तक वो क्या है, जब तक बसंती तेरे घुंघरू चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। तो आप, मैं तो समापन कर दूंगा, लिफाफा जो मिलना था वो हमें मिल चुका। अब तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो वो केवल इसलिए कि आपकी सुबह करा सकें। तो एक बार आपकी तालियां वालियां आ जाए, मैं बड़े मन से पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। सबका मानता सुनना, इशारे से बात करता हूँ, सुनेगा। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को किस तरीके से सजाया गया, और जो हमारे वास्तविक हीरोज थे, नायक थे, उनके पन्ने कैसे फाड़े गए हैं। सौरभ कहने की हिम्मत करता है और ये समाज सुनने की हिम्मत करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए, और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। एक वक्तव्य में आजादी से पहले नेताजी ने कहा था कि आजादी के बाद कम से कम 50 सालों तक भारत को लोकतंत्र की नहीं, तानाशाह की आवश्यकता है। अगर इनको तानाशाह नहीं मिला और लोकतंत्र दे दिया गया तो ये लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज अपने चेहरे उठा करके देखना, दागी चेहरे उठा करके देखना, हम कहां तक भ्रष्ट हो गए। एक 80-85 साल का बूढ़ा दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन लड़ता है, और कुछ लोग उसकी भी सीढ़ी बना करके मुख्यमंत्री के पद पर जाकर के बैठ जाते हैं, और हम ढूंढते रह जाते हैं कि वो बाबा कहां गया। साहब, भ्रष्टाचार वहां से यहां तक की यात्रा कर गया। वो मुझे एक घटना याद आती है। एक स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, अंकुर भैया। इंस्पेक्शन में एक इंस्पेक्टर पहुंचा सीधा स्कूल के अंदर, और जाकर के ऐसे बच्चे बैठे थे सामने, उनसे जाकर के पूछा, 5 मजदूर एक खेत को 10 दिनों में जोतते हैं, तो 10 मजदूर उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। एक बच्चे को खड़ा किया, बेटे खड़े हो, उसका उत्तर दो। बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी जब खेत एक बार जुत लिया उसे बार बार जोतने की जरूरत क्या है। बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को, बोला मैं तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। बच्चा बोला जी नाम नहीं कटवा सकते। बोला क्यों। बोला जी मैं तो यहां का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब। बोला जी मेरे को तो, मैं बाहर भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने कहा अंदर आके बैठ जा, 5 रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ आप दोगे या मास्टर जी से ले लूं। बड़ा गुस्सा आया इंस्पेक्टर को, तुरंत तलब किया मास्टर को। बोले क्या बदतमीजी हो रही है, तुमने मजाक किया हुआ पढ़ाई के साथ। मैं जाता हूं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूं, तुम्हारी नौकरी छीनता हूं। इतना कहना था कि वो जो अध्यापक था वो भी हंसने लगा। बोला जी नौकरी नहीं छीन सकते। बोला क्यों। बोला जी मैं तो अध्यापक हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब। बोला जी मैं तो मजदूर हूं, दिहाड़ी पर आया हुआ हूं। मेरे को प्रिंसिपल साहब का फोन आया था कि कोई इंस्पेक्टर आना है, 1 दिन के लिए आजा, 500 रुपए मिलेंगे, तो मैं तो उसके लिए आया हुआ हूं। साहब बड़ा गुस्सा आया उस इंस्पेक्टर को। उसी गुस्से में सीधा पहुंचा प्रिंसिपल ऑफिस और जाकर के बोला मैं रद्द करवा दूंगा तुम्हारी मान्यता, मैं ऐसा करवा दूंगा, शिक्षा पद्धति के साथ तुमने खिलवाड़ किया हुआ है। बड़ा क्रोध आया उसको, इंस्पेक्टर को। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप बिल्कुल नाराज ना हो, 2 मिनट बैठें। उनको बिठाया, एक दराज खोली, उसमें से एक 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और उस इंस्पेक्टर के सामने रखते हुए बोले देखिए आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं हूँ। प्रिंसिपल तो मेरे बड़े भैया हैं, उनकी पैंट बाजार में दुकान है, तो आज पैंट का मार्केट लगना था, तो उन्होंने कहा कि छोटे तू चला जाना, एक इंस्पेक्टर आएगा, उसे ये 10,000 रुपए की गड्डी दे देना और जो भी आवश्यक कागजात हों उनके ऊपर हस्ताक्षर करवा लेना। अब साहब अगर अगली बात पहुंच जाए
कि हम कहां तक भ्रष्ट हो गए, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अभी तक नहीं बजी। उस इंस्पेक्टर ने वो 10,000 रुपए की कड्डी उठाई, अपनी जेब में रखी और ये कहा, ये तो मैं हूं जो 10,000 लिए जा रहा हूं। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो जिंदाबाद। कहां तक भ्रष्ट हो गए साहब, देखें एक बार। तब मैं पंक्तियां देने की हिम्मत करता हूं, आप तक बात पहुंचे, आपका मन मांगता हूं कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन हैं। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर से सुभाष। और पंक्तियां देता हूं सुनना, कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, हम लोगों से यह कहा गया कि हम लोगों को आजादी अहिंसा के बूते पर मिली, चरखा काट करके मिल गई। जैन हूं, मैं जानता हूं कि अहिंसा की ताकत क्या है, लेकिन साहब मैं ये भी जानता हूं कि हमें आजादी केवल चरखा काट करके नहीं मिली, हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने ना जाने कितने प्राण मां भारती के चरणों में अर्पित किए हैं, तब जाकर के हम आजादी का दिन देख सके। ये झूठ से बड़ा हो नहीं सकता कि वो चरखे से डर गए, वो अहिंसा से प्रभावित हो गए अंग्रेज। जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बच्चा बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ ना डिगे हों, आप कहते हैं कि वो अहिंसा से डर के चले गए। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। मैं थूकता हूं ऐसे इतिहास पर, और आपको लगे कि सौरभ इस मंच से सही बात कह रहा है, तो आप लोगों के तालियों के हस्ताक्षर मुझे गूंजते हुए दिखाई देने चाहिए। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप लोग करना। पंक्ति देता हूं सुनना, कि जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रहीं, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रहीं, जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर। और इस कविता का वो महत्वपूर्ण बंध देता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है, निवेदन करता हूं सुनना, कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में। एक एग्रीमेंट हुआ था साहब आजादी के समय पे, लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर थे अंग्रेजी सत्ता के शासन के, और हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। आप पढ़ा होगा आप लोगों ने। उस एग्रीमेंट में कई सारी शर्तें थीं। एक शर्त यह भी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो अंग्रेजी सरकार पकड़ के, वह हिंदुस्तानी सरकार पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप दे। मैं एक प्रश्न यहां पर करता हूं साहब, आप लोगों को लगे कि सौरभ ने प्रश्न सही किया तो जितने लोग बैठे हैं उनकी ताकत मांगता हूं, उनकी हिम्मत मांगता हूं, सुनिएगा। कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में। भैया चाय वाले भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मैं जानता हूं कि चाय वाले पे कोई टिप्पणी नहीं की जाती, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री हो जाए, हाँ लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था,
अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराध। और केवल एक कल्पना करना, उस समय जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठा होता जैसा आज बैठा हुआ है, तो हमारे देश का क्या भविष्य रहा होता, तो हमारे देश का क्या वर्तमान रहा होता। कल्पना करना, कल्पना को मैं जीवन बनाता हूं कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मींचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा, ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। और आखिरी पंक्तियां देता हूं साहब, जो पूरी कविता को सुनकर के आपने स्नेह दिया, जो प्यार दिया, वो आखिरी पंक्तियां देकर के विदा चाहता हूं। मैंने ये कविता केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर तंजानिया में, साउथ ईस्ट अफ्रीका, वहाँ पढ़ी, कई बाहर के मुल्कों में पढ़ी। मैंने जब जब ये कविता पढ़ी तब तब मैंने एक दृश्य देखा कि अंतिम पंक्तियों पर लोगों ने खड़े होकर के आशीर्वाद दिया। केवल वो कल्पना अपनी आंखों में लाकर जो सौरभ सर्वश्रेष्ठ लिख सका, वो अंतिम बंद आप तक देकर के मैं यहां से विदा चाहता हूं। मुझे तालियों से विदा करना, मुझे एहसास कराना कि मैं बड़े गांव के पार्श्वनाथ भगवान के सामने अपनी कॉपी चेक कराने के लिए आया हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी पंक्तियां। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हमसे यह कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताई हाकू हवाई अड्डे से उड़े और ऊपर जाकर के प्लेन क्रैश हो गया। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, मैं पूछता हूं आज कितने विमान हैं? क्या उनकी गणना उंगलियों पर कर सकते हो? नहीं। उस समय कितने रहे होंगे? आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना का ब्यौरा दर्ज किया जाता है, उस दुर्घटना के मरने वाले लोगों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस साल हमसे कहा गया कि नेताजी एयर क्रैश में मारे गए, उस देश के पास उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जो ये कह सके, पुष्टि कर सके कि नेताजी एयर क्रैश में मारे गए। ये झूठ हम लोगों से क्यों बोला गया? अगर आपको ये प्रश्न सच लगे तो साहब एक तीर्थ पे तो बैठे हो, कल जब उठो तो एक प्रण और लेना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा इंडिया गेट पर विराजमान है, खड़ी की गई है, अपने जीवन काल में एक बार उसके दर्शन करना और उससे कहना कि आपके कारण आज हम लोग स्वतंत्र हैं, तब शायद आप लोगों का तीर्थ यात्रा भी पूरी होगी। आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं, सुनना कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष। जिंदाबाद जिंदाबाद।